और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत समाचार के खास कार्यक्रम दिन भर दिल्ली में। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आपको बताएंगे आज दिन भर दिल्ली में कि आखिर बुर्के पर उत्तर प्रदेश में बवाल क्यों मचा है, कौन चाहता है बुर्का बैन हो जाए और बीजेपी क्यों लोगों के घर घर जा रही है, इसके पीछे की वजह क्या है। बंगाल की धरती से योगी आदित्यनाथ ने किस बात का ऐलान किया है और यूपी में जल निगम के कर्मचारी क्यों इस बार होली नहीं मनाएंगे, ये सब कुछ आपको बताएंगे दिन भर दिल्ली में। यूपी में अब बुर्के पर बवाल शुरू हो गया है। मंत्री आनंद स्वरूप का कहना है कि बुर्के पर बैन लगना चाहिए। अब दूसरे मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि हमारे धर्म में टांग ना अड़ाएं। यूपी की सियासत में बयानों पर महाभारत का सिलसिला कोई नया नहीं है। हाल ही में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने अजान को लेकर बयान दिया था और अब शुक्ला जी को बुर्के से दिक्कत हो रही है। असल में ये दिक्कत वो मुस्लिम महिलाओं के लिए महसूस कर रहे हैं। आनंद स्वरूप शुक्ला का कहना है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है। सरकार ने जैसे 3 तलाक को खत्म किया वैसे ही अब बुर्के पर बैन लगाना चाहिए। आनंद स्वरूप ने कहा कि कई मुस्लिम देशों में बुर्का प्रतिबंधित है और अब वो वक्त आ गया है कि भारत में भी बुर्के पर बैन लगे। बुर्का एक अमानवीय व्यवहार उन लोगों के साथ किया जा रहा है। जिस प्रकार से 3 तलाक की बुराई को सरकार ने समाप्त किया है और भारत में भी जो बहावी मानसिकता है वो हावी न रहे, इसके लिए यहाँ भी बुर्का समाप्त होना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। वहीं मुस्लिम धर्म गुरु का कहना है कि देश के जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी के नेता ऐसे बयान देते हैं। मेरी व्यक्तिगत राय में बुर्का एक अमानवीय व्यवहार उन लोगों के साथ किया जा रहा है। जिस प्रकार से 3 तलाक की बुराई को सरकार ने समाप्त किया है, उसी प्रकार से आगे आने वाले समय में दुनिया के अनेक मुस्लिम देशों में बुर्के पर प्रतिबंध है और भारत में भी जो बहावी मानसिकता है वो हावी न रहे, इसके लिए यहाँ भी बुर्का समाप्त होना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। बीजेपी के उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं वो पर्दे की मुखालिफत करते हैं, बुर्के की मुखालिफत करते हैं और इस बात को कहते हैं कि औरतों को बुर्का नहीं पहनना चाहिए। तो एक ही पार्टी के 2 लोगों में जो विरोधाभास नजर आ रहा है, ये आपको इस बात के लिए दर्शाता है कि ये मजहब की राजनीति के तहत ये काम किया जा रहा है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अवाम को मेन मुद्दों से डाइवर्ट करना है। किसी को भी इस बात का हक और इख्तियार हासिल नहीं है कि किसी के भी मजहबी अकीदे के खिलाफ कोई बात कहे। जहां तक पर्दे का सवाल है तो वह हमारे यहाँ मजहबी शरीयत का एक हिस्सा है, उस पर किसी को एतराज करने का कोई भी हक हासिल नहीं है। मुस्लिम धर्म गुरुओं का तर्क है कि बुर्का पहनने वाली महिलाएं आत्मविश्वास से भरी होती हैं और बुर्का पहनने का जिक्र कुरान में भी है। बुर्के पर जारी बयानबाजी कहां जाकर थमेगी, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। लखनऊ में जल निगम के कर्मचारी अपने वेतन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी है लेकिन वो अपने वेतन के लिए संघर्षरत हैं और उनकी मांग है कि उनका वेतन उन्हें तुरंत दिया जाए, क्योंकि 6 महीने से उनका परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। इंकलाब जिंदाबाद। होली के त्योहार में आप भले ही रंगों की होली खेलेंगे, गुलाल उड़ाएंगे, पानी बहा देंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जल निगम के कर्मचारी होली नहीं मना सकेंगे? उन्हें किसी ने रोका नहीं है, न ऐसा कोई सरकारी आदेश है, बल्कि उनकी परिस्थितियां उन्हें होली मनाने की इजाजत नहीं दे रही है। यूपी में जल निगम के कर्मचारी बीते 33 दिनों से, जी हाँ 33 दिनों से मुख्यालय पर धरना दे रहे हैं। क्यों धरना दे रहे हैं वो भी समझ लीजिए। भुखमरी की कागार पर जल निगम के कर्मचारी बीते 33 दिनों से दे रहे हैं धरना। 6 महीनों से नहीं मिली सैलरी। 2016 से बकाया पेंशन का अब तक भुगतान नहीं। जब तक हम लोगों को ये कुचक्र रचा गया है 5327 आदमी का कि हम दूसरे विभागों में भेज रहे हैं, हमें दूसरे विभाग में जो समायोजन का ये कुचक्र है, ये अपने उस कुचक्र को नहीं छोड़ते,
तब तक हम लोगों का ये जो है धरना आंदोलन चलते रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं राम राज आने वाला है, राम राज कैसे आएगा? हम आपके ही प्रदेश के कर्मचारी हैं, 5-5, 6-6 महीने हो गया, हमारे लोग बीमार हैं, परेशान हैं, समाज में कहीं मेरा स्थान नहीं है। पिछले कई समय से जो है जो कर्मचारी हैं उनको वेतन नहीं दिया गया है। इसके अलावा जो पेंशन भोगी हैं उनकी पेंशन भी जो है रोक दी गई है। यही वजह है कि पिछले काफी समय से ये लगातार जो आंदोलन कर रहे हैं। अब इन्होंने पूरी तरह से अनिश्चितकालीन जो अनशन है वो शुरू किया है। आप देख सकते हैं कि जो तमाम कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, जो यहाँ के अधिकारी रहे हैं, वो लगातार जो यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, नारे लगा रहे हैं यहाँ पे अधिकारियों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, क्योंकि इनके सामने बड़ी दिक्कत है कि जहाँ पिछले कई महीने से इनको वेतन नहीं मिला है, तो जो पेंशन भोगी हैं उनको पेंशन भी नहीं दी गई है। और जाहिर सी बात है कि होली का पर्व है। अब आप समझ सकते हैं कि ये लगातार जो है अपना परिवार, अपना घर छोड़ करके यहाँ पर अनशन पे बैठे हैं, धरने पे बैठे। जल निगम कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वेतन का तुरंत भुगतान करने की मांग, लेकिन सरकार की उदासीनता के चलते कर्मचारियों को उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही है। लखनऊ से भारत समाचार के लिए अनूप कुमार की रिपोर्ट। योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आपके हो सकता है घरों में आ रहे हों, यह बताने के लिए कि 4 साल में उनकी सरकार ने क्या क्या किया। योगी सरकार की 4 साल की उपलब्धियों को बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर बता रहे हैं। बूथ स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाकर सांसद, विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता विकास कार्यों के बारे में लोगों को बता रहे हैं। एमएलसी विजय बहादुर पाठक ने गोमती नगर इलाके में लोगों से संपर्क किया और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। लोगों को विकास पुस्तिका भी दी जा रही है। इस पुस्तिका में कानून व्यवस्था, रोजगार, किसान विकास जैसे तमाम मुद्दों का जिक्र है। सरकार के जो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हैं, आदरणीय मोदी जी की सरकार के और माननीय योगी जी की सरकार के जो भी लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हैं उनका क्रियान्वयन है, उसको जन जन तक ले जा रहे हैं ताकि जनता को भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा किए गए जो कार्य हैं उसके प्रति पूरी जानकारी होनी चाहिए और जो लोक कल्याणकारी का नीतियाँ और कार्यक्रम उसकी भी जानकारी होनी चाहिए ताकि वो उसका पूरा लाभ ले सके। जल्द ही यूपी में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और अगले साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में बीजेपी अभी से तैयारियों में जुट गई है ताकि वो अपने कामकाज को जनता के सामने पहुंचा सके और इसका फायदा चुनावों में उठा सके। लखनऊ से भारत समाचार के लिए संजय सिंह चौहान की रिपोर्ट। अगर आप भी प्रधान बनने की तैयारी कर रहे हैं तो इस रिपोर्ट को आपको देखना चाहिए। इस रिपोर्ट को आपको देख लेंगे तो बहुत मदद मिल जाएगी आपको। क्या आप भी प्रधान बनना चाहते हैं? हम देंगे प्रधान बनने का मूल मंत्र। 2 मिनट में जानिए प्रधान बनने का तरीका। इस प्लान से आपको मिल सकती है कामयाबी। यूपी में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। हर गांव, गली, चौराहे, चौबारे में प्रधानी की चर्चा है। प्रत्याशी भी कर्री धरे हैं और गांव-गांव गणेश परिक्रमा चल रही है। लेकिन आपको पता है कि आपकी एक गलती आपके प्रधान बनने के सपने को चकनाचूर कर देगी और आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा। तो ऐसी गलती करनी ही क्यों? जब प्रधान बनना है तो पूरी तैयारी कीजिए, पुख्ता तैयारी कीजिए। तो बात यह है कि अगर आप भी प्रधान का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने कागज मजबूत कर लीजिए। इस बात का ध्यान रखें कि सहकारी बैंक या समिति में आपका कोई भी बकाया ना हो। सहकारिता से लेना होगा नो ड्यूज। डीएम ने जारी किए आदेश। डीपीआरओ और बीडीओ को आदेश। प्रत्याशियों से लें नो ड्यूज। नो ड्यूज नहीं तो रद्द हो सकता है नामांकन। अगर आप भी पंचायत चुनाव के प्रत्याशी हैं तो सभी जरूरी कागजों के साथ साथ नो ड्यूज भी ले लें, वरना ऐसा ना हो कि आपकी तैयारी धरी की धरी रह जाए और आपका नामांकन खारिज हो जाए।
और आप चुनाव ही न लड़ पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। सीएम योगी आदित्यनाथ बंगाल के रण में एक बार फिर उतरे और उन्होंने ममता बनर्जी पर सीधे निशाना साधा, उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र से, यानी जहां वो चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल चुनाव चिन्ह को लेकर के श्री विकास कामिला को समर्थन देंगे। सभी लोग सहमत हैं। इधर भी सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ जोड़ करके मेरे साथ बोलेंगे। इधर भी उधर भी जो भी जहां भी है मेरे साथ बोलेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बंगाल के महासमर में एक बार फिर यूपी के सीएम योगी की हुकार सुनाई पड़ी। सीएम योगी ममता बनर्जी पर जमकर बरसे। योगी ने कहा कि ममता बनर्जी भगवा रंग से डरने लगी हैं। योगी ने सागर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल की धरती भारत के राष्ट्रवाद की सांस्कृतिक धरती है। बंगाल की धरती हमारे लिए पवित्र है। रविंद्रनाथ टैगोर ने देश को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दिया। बंगाल की धरती में पैदा हुए स्वामी विवेकानंद ने विश्व के मंच से कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। योगी ने कहा कि बंगाल पहले भारत का सबसे समृद्ध राज्य माना जाता था, पर पहले की सरकारों ने बंगाल को बर्बाद कर दिया। इस राज्य में टीएमसी का भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है और टीएमसी के गुंडे यहां खूनी खेल खेल रहे हैं। जब दोनों सरकारें एक होती हैं, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार, तो डबल इंजन का काम करती है। डबल इंजन, ये डबल इंजन, केंद्र में मोदी जी और बंगाल में भी बीजेपी, ये जब दोनों एक साथ चलेंगे तो बंगाल के अंदर विकास चलेगा। नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिलेगी, किसानों को किसान सम्मान निधि मिलेगा, माताओं और बहनों को भी सम्मान मिलेगा। जो लोग दुर्गा पूजा को प्रतिबंधित करते हैं, मां सरस्वती की पूजा को प्रतिबंधित करते हैं, वे लोग बंगाल की धरती में टिक नहीं पाएंगे। ममता दीदी तो पहले जय श्री राम को प्रतिबंधित करने का प्रयास की, लेकिन मैं आपका अभिनंदन करूंगा कि आप सबने जय श्री राम का नारा ही हर जवान से निकलना लग गया है। योगी ने कहा कि चुनाव के बाद राज्य में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, इसलिए 35 दिन बाद टीएमसी के गुंडों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। आगरा में सब इंस्पेक्टर प्रशांत की हत्या के बाद से परिवार वालों की आंखों में आंसू है, गुस्सा भी है। प्रशांत की शहादत को सभी ने सलाम किया है और नम आंखों से विदाई दी है। उसी पर आधारित एक रिपोर्ट देखिए आप। आगरा में दरोगा प्रशांत कुमार की हत्या के बाद से उनके परिवार में मातम छा गया है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रशांत की इस शहादत को हर कोई नमन कर रहा है। आगरा में शहीद दरोगा प्रशांत को श्रद्धांजलि दी गई। पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने शहीद दरोगा को नमन किया। राज्य मंत्री जीएस धर्मेश और एडीजी राजीव कृष्णा ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री जी के द्वारा 50 लाख की जो घोषणा की थी, उसमें 40 लाख रुपए उनकी पत्नी रेनू के नाम और बाकी अन्य पिताजी या माताजी जो भी हैं परिवार उनके नाम 10 लाख रुपए दी गई है। अपराधियों को प्रश्न है, जो अपराधी है उसका प्रश्न है, इसके लिए ऑलरेडी कई टीमें लगी हुई हैं। रात भर में काफ़ी उसकी प्रोग्रेस हुई है। रात भर में कुछ सूट मिले हैं हमको और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी ही हम लोग उसमें जो कार्रवाई करनी है कड़ी कार्रवाई करेंगे। शहीद दरोगा प्रशांत का शव जैसे ही उनके गांव पहुंचा तो बुलंदशहर के छतारी गांव में हजारों लोग शहीद को आखिरी विदाई देने के लिए उमड़ पड़े। ग्रामीणों ने प्रशांत के सम्मान में नारे लगाए और बदला लेने के नारे लगाए।
दरोगा प्रशांत यादव 2 परिवारों की जिम्मेदारी संभाले थे। मेरा भैया 2 परिवार इनको ढक्कनो मेरो वीरन भगवान जैसे हम तड़प रहे ऐसे ही वो तड़पे और कोई मिले ना जैसे हमारे घर में दिया जलाने वालों ना है। रेनो वाकई में भी ना चाहिए, मर जाऊंगी संग जाऊंगी। हम ये चाहते हैं कि उस दुश्मन को तो फांसी हो जिसने गोली मारी है हमारे भतीजे को, और हमारे इसको जो सरकार ने जो मुआवजा घोषित किया है और एक नौकरी घोषित की है, इसे डबल किया जाए तो कुछ सांत्वना मिलेगी हल्की सी, जो परिवार चलाने के लिए। शहीद दरोगा प्रशांत के अंतिम संस्कार में भी लोगों की भारी भीड़ दिखी। एडीजी रेंज सतीश गणेश ने दरोगा के हत्या आरोपी विश्वनाथ पर 50,000 का इनाम रखा है। जहाँ तक शासन की बात है, शासन ने फैसला किया है कि 50 लाख रुपए वो सहयोग राशि के रूप में देंगे और एक सरकारी नौकरी देंगे। ये शासन का फैसला है और निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि उनके परिवार के लिए जो भी और आगे संरक्षण और आवश्यकता होगी शासन उसको करेगा। देश के मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी हैं, तो उनसे हम कहीं भी ये अपेक्षा इस प्रदेश का कोई जन नहीं कर सकता कि अन्याय होगा। किसी भी स्तर पर जांच होगी, जहां भी होगा, हम लोग सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे और इसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा, ये मैं एश्योर करना चाहता हूँ। गांव वालों की मांग है कि शहीद प्रशांत के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और शहीद के कातिल को सजा मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। कोरोना को लेकर अगर आप लापरवाह हो गए हैं और सोच रहे हैं कि कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो जरा संभल जाइए, सावधान हो जाइए। कोरोना के मामलों में एक बार फिर से तेजी देखी जा रही है। हालांकि यूपी में कोरोना की जांच और वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बढ़ा दी गई है। साथ ही सरकार ने मॉनिटरिंग तेज कर दी है। यूपी में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है और संक्रमण की रफ्तार 7 गुना ज्यादा है। 15 जिलों में संक्रमण बढ़ने की रिपोर्ट आ चुकी है। सीएम योगी कई बार अधिकारियों के साथ बैठकें कर चुके हैं। देश में कोरोना की वापसी चौंकाने वाली है। देश में रोजाना मिल रहे कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 के पार हो गया है। बुधवार को 53,419 मरीज मिले। बीते 24 घंटे में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 26,578 की बढ़ोतरी से दर्ज की गई। देश के 11 राज्यों में कोरोना का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। देश में कोरोना वायरस का खतरा अब बढ़ता ही जा रहा है। लगातार कोरोना वायरस के मामलों में तेजी दर्ज की गई है। आज देश में 23 अक्टूबर 2020 के बाद कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। भारत में आज कोरोना वायरस के कुल 53,364 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 26,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं और 251 लोगों की मौत भी बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस की वजह से हुई है। देश में इस वक्त कोरोना वायरस के कुल मरीजों की संख्या 1,17,87,000 के पार जा चुकी है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि देश में अब तक कोरोना वायरस से 1,12,00,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। विदेशों में सेकेंड लेयर कोरोना की आ गई और सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा और सरकार को ये तय करना पड़ेगा कि सेकेंड लेयर आ जाए तो कैसे बचेंगे। और सरकार में काफ़ी हद तक जो मुझे लगता है, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर की स्पीच होती है पार्लियामेंट में, या जिस तरीके से सरकार बताती है, तो काफ़ी युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं और मुझे लगता है सब चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी और देश लगातार तरक्की के रास्ते में बढ़ता रहेगा। वैक्सीन आने के बाद देश में लोगों की लापरवाही बढ़ गई है। इसी वजह से मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए वैक्सीन भले ही आ गई हो, लेकिन मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही जानलेवा साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।